हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू फंड ऑफर के बारे में जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 15 नवंबर को लॉन्च किया जा रहा है। फंड है एक थीमेटिक टाइप का फंड है और फंड का जो नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड है। तो बिजनेस साइकिल फंड अभी पिछले कुछ टाइम से काफी पॉपुलर एक थीम उभर के आई है। और इसी साल की अगर हम बात करें 2021 के बारे में, तो 2021 में 3 म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है जो बिजनेस साइकिल फंड के जो है लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले जनवरी 2021 में आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ मार्केट में लाया गया था। और उसकी तब से लेके अब तक के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 44% के आसपास की रिटर्न्स है जो फंड ने डिलीवर की है। और वहीं उसके बाद जो है टाटा बिजनेस साइकिल फंड जो कि अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, उस फंड की जो रिटर्न्स रही है 41 पॉइंट समथिंग पॉइंट आसपास रिटर्न्स रही है। और वहीं सितंबर में बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ है जो मार्केट में आया था और उस फंड की जो रिटर्न्स है तब से लेके अब तक की 14 पॉइंट समथिंग % के आसपास की रिटर्न्स है जो फंड ने डिलीवर की हैं। बिजनेस साइकिल फंड जो होते हैं एक थीमेटिक फंड होते हैं जो कि एक स्पेशल थीम में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसा कि बिजनेस साइकिल के बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि बिजनेस साइकिल किस प्रकार से काम करती है और क्या बेनिफिट्स जो होते हैं बिजनेस साइकिल फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो कौन से बेनिफिट्स हमें वहां से मिल सकते हैं। और रिटर्न्स के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने थोड़े टाइम में जो रिटर्न्स काफी अच्छी डिलीवर की हैं। तो जैसे कि थीमेटिक फंड है, अगर इनमें रिटर्न्स हाई हैं तो रिस्क भी इनमें वेरी हाई है कंपेयरिंग टू अनदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में कभी कभी तेजी भी आती है, कभी मंदी भी आती है और कभी काफी काम है जो काफी मंदी में भी चला जाता है और फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू होनी होती है। तो फिर काम पीक पे भी चला जाता है, कोई सीजन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो वहां पर जो है काम है जो काफी अच्छा हो जाता है। तो ये ठीक इसी प्रकार है जो बिजनेस साइकिल जो है काम करती है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, पहले किसी भी बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद है जो बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो पीक पर भी जाता है, जो प्रोडक्ट है सेलिंग काफी होने लगते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन भी होने लगती है। और उसके बाद है जो कभी कभी बिजनेस में जो स्लम्प भी आ जाता है, यानी कि काम है जो बिल्कुल तरह से ठप भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो काम धीरे धीरे अपनी रिकवरी पे आने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार है जो 4 फेजेस बिजनेस साइकिल में होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लम्प। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। एक्सपेंशन, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन ग्रोथ रेट कीप राइजिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी कीप्स इंक्रीजिंग। तो एक्सपेंशन जबकि काम अपना ठीक लेवल पे चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो ग्रोथ रेट होती है किसी भी बिजनेस की वो राइजिंग होती है, यानी कि काफी बढ़ रही होती है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो भी काफी उस टाइम में बढ़ रही होती है। पीक जो कि सेकंड फेज है बिजनेस साइकिल का, अराउंड द पीक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबलाइज विदाउट रजिस्टरिंग एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल ग्रोथ। तो जब काम पीक पर होता है तो काफी बिजनेस में जो काफी ग्रोथ होती है। पीक चाहे फिर इकोनॉमिक में लगा लीजिए या फिर आप किसी भी बिजनेस में लगा लीजिए कि हम बोल देते हैं कि अभी जो है पीक पर किस टाइम पर जाएगा, यानी कि जब बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है, सेल्स है जो काफी अच्छी चल जा रही होती है, रेवेन्यू है काफी अच्छा आ रहा होता है। और उसके बाद है जो कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन, ग्रोथ रेट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग जब कॉन्ट्रैक्शन फेस आता है बिजनेस साइकिल में तो तब है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो धीमी पड़ने लग जाती हैं और ग्रोथ रेट है जो वो भी कम होने लगता है। स्लम्प, अराउंड स्लम्प ग्रोथ रेट स्टेबलाइजेस एट वेरी लो लेवल। तो जब स्लम्प फेज आता है बिजनेस साइकिल में तो जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी लो लेवल पर चला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आइदर डिक्लाइनिंग और ग्रोइंग एट ए वेरी लो स्पेस। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में वो भी डिक्लाइन होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं, और एक ग्रोइंग होती है बहुत ही स्मॉल, एक बहुत ही धीमी रफ्तार में। तो ये 4 फेजेस होते हैं जो बिजनेस साइकिल में होते हैं: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और स्लम्प। तो ये 4 फेजेस को जो है कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए उसको जो है आपका सामना
अब आपके बिजनेस को सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम में जब बिजनेस सारे बंद हो गए थे, फैक्ट्री सब बंद हो गई थी, तो उस टाइम में जो हम कह सकते हैं कि बिजनेस साइकिल का जो स्लम्प फेज चल रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हो गई थी काफी। हालांकि कुछ बिजनेस ऐसे थे जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी के स्टॉक्स आप लगा सकते हैं, फार्मा कंपनीज के जो है बिजनेस है जो वो चलता रहा लॉकडाउन में भी, कोविड के दौरान भी। बट फिर भी काफी बिजनेस ऐसे थे, काफी फैक्ट्रीज ऐसी थी जिनको जो है बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई, धीरे धीरे बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया गया, तो उस टाइम जो एक्सपेंशन होने लगा बिजनेसेस में, तो धीरे धीरे उसका जो है काम स्टार्ट होने लगा, सेल्स जाने लगी, रेवेन्यू आने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि 2020 में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, काफी अच्छी सेल्स हुई थी जब लॉकडाउन खुला था, तो तब वो पीक पर अपना बिजनेस चला गया था। तो ऐसा ही होता है कि जो ये 4 फेजेस हैं जो बिजनेस साइकिल में आते ही रहते हैं। तो पहले हम एनएफ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, और जानेंगे कि किन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल है। एनएफओ का जो इशू है 15 नवंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 29 नवंबर 2021 तक है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो भी इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं वो 29 नवंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी वो 10 रुपए पर यूनिट आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज कर सकते हैं। स्कीम का जो बेंचमार्क है S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। और अगर हम बात करें स्कीम के एग्जीलोट के बारे में, तो स्कीम में अगर आप 1 साल से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आप अपने यूनिट्स को डीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जीलोट देना रहेगा। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको किसी भी टाइप का एग्जीलोट देने की नीड नहीं है। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, राइडिंग विद ए फोकस ऑन राइडिंग बिजनेस साइकिल थ्रू डायनेमिक एलोकेशन बिटवीन वेरियस सेक्टर एंड वेरियस स्टॉक्स एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो स्कीम है जो उन स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना है विद राइडिंग ऑन बिजनेस साइकिल जो कि एक थीम है थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन बिटवीन वेरियस सेक्टर एंड वेरियस स्टॉक्स, अलग अलग सेक्टर में और हर भिन्न भिन्न प्रकार के जो है स्टॉक्स में निवेश करके लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिशिएट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है विद थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अब हम बात करते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन के बारे में, समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपकी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, क्यों, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एश्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें डायनेमिक एसेट एलोकेशन के बारे में, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसको यूज करके जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश की जाती है विद मिक्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। और अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करके जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है जो कि बेस्ड होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर। कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में अगर बात करें तो मैक्रो इंडिकेटर्स जो होते हैं जीडीपी, कंज्यूमर प्राइस और रिटेल सेल्स, मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सभी जो है जीडीपी इंडिकेटर्स होते हैं। जीडीपी इंडिकेटर्स जो जीडीपी ट्रेंड्स होते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए जो है अप और मूव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन यही होता है कि किसी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है विद ए मिक्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि आपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तो सुना ही होगा। उसमें क्या किया जाता है कि मार्केट अगर हाई होती है तो उस टाइम पे जो है डेट सिक्योरिटीज में जो पोर्शन बढ़ा दिया जाता है, अपनी जो फंड का हिस्सा होता है इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा डेट सिक्योरिटीज में किया जाता है। और इसी का वाइस वर्सा जब इक्विटी मार्केट्स जो है इक्विटी सिक्योरिटीज जो इक्विटी मार्केट है जो सस्ती होती है, अच्छे प्राइस पर जो है मिल रहे होते हैं स्टॉक्स, तो उस टाइम पर जो है रिटर्न्स बढ़ाने के लिए इक्विटी सिक्योरिटीज में फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा कर दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से मैक्रो इंडिकेटर्स के ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए विद फाइनेंशियल एसेट्स को मिक्स करके जो है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है थ्रू डायनेमिक एसेट एलोकेशन।
तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के बारे में, तो फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है वो इस तरह से रहेगी। सबसे पहले जो टॉप डाउन अप्रोच को यूज किया जाएगा स्टॉक सिलेक्शन करने में। टॉप डाउन तो जब कभी भी टॉप डाउन अप्रोच को यूज करके जो है एनालिसिस किए जाते हैं, तो सबसे पहले है जो इकोनॉमी के बिग फैक्टर्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद है जो स्मॉलर फैक्टर्स जो होते हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया। बिग पिक्चर यानी कि जीडीपी, ट्रेड बैलेंसेस, करेंसी मूवमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, तो ये सभी हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये सभी जो है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए मूव करने की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कोई अपनी पॉलिसी निकालनी है तो उस पर जो है ध्यान रहेगा कि बजट आना है गवर्नमेंट का, तो उस पर भी ध्यान रहेगा मार्केट का कि बजट कैसा आता है। अगर बजट बढ़िया आता है तो मार्केट अप जाएगी, और बजट थोड़ा ढीला खराब आता है तो मार्केट जैसे कि आपको पता है कि डाउन होगी। तो ऐसे ही काफी टाइप के जो है इंडिकेटर्स हैं। जीडीपी डाटा अच्छा आता है तो भी मार्केट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। करेंसी मूवमेंट कैसी है, अगर रुपये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन्फ्लेशन कैसी रही है, कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसका भी इफेक्ट है जो मार्केट पर पड़ेगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद है जो डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से सेक्टर आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और उन सेक्टर में से स्टॉक्स को चूज किया जाता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकते हैं एट द मोमेंट जब भी बिजनेस साइकिल फेज जिसको टॉप डाउन अप्रोच को यूज करके जो है स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाती है। सेक्टर अलोकेशन विल डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। तो जो सेक्टर एलोकेशन है यानी कि किन किन सेक्टर में जो एलोकेट किया जाएगा सिक्योर स्टॉक्स को रखा जाएगा, तो वो जो डिपेंड करती हैं स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल की। इकोनॉमिक साइकिल है जो किस स्टेज पर है। कोरिलेशन ऑफ द साइकिल विद डिफरेंट फैक्टर्स। ग्रोथ पोटेंशियल, किन सेक्टर में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है। वैल्यूएशन लेवल, वैल्यूएशन को चेक किया जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैपिटलाइज ऑन सिलेक्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। फॉलो ग्लोबल इंडस्ट्रीज ट्रेंड। तो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है फंड की कि ग्लोबल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को यूज करके जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में भी निवेश किया जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वहां पर उनको कैप्चर किया जाएगा। फोकस ऑन इंडस्ट्रीज वी अंडरस्टैंड। तो जो फंड मैनेजर है स्कीम के, वो जो उन इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे जिनको वो समझ सकते हैं। वेट फॉर फेवरेबल पॉइंट इन इंडस्ट्री कैपिटल साइकिल। स्टॉक सिलेक्शन विल फॉलो ग्रोथ दैट रीजनेबल प्राइस फिलोसफी। तो जो स्टॉक सिलेक्शन है वो उस बिहार पर किया जाएगा जो कि ग्रोथ होगी रिजनेबल प्राइस पर। तो इस फिलोसफी को ध्यान में रख के जो है स्टॉक्स की सिलेक्शन की जाएगी। पिलर्स ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। बैलेंस डिफेंसिव एंड नॉन डिफेंसिव। सेक्टर पोजिशनिंग, पिकिंग राइट कंपनीज, नो मार्केट कैप बियास। जैसा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज के फंड्स में रहता है कि लार्ज कैप कंपनीज का फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक साइज सिलेक्शन करना है। तो इस फंड में किसी भी टाइप का जो है सेक्टर का मार्केट कैप का कोई भी इशू नहीं रहेगा कि किस मार्केट कैप के स्टॉक्स में है जो अपने फंड में रखना है। जिस स्टॉक में भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी भी स्टॉक में अगर उनको सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो वहां पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। नो स्टाइल बियास, नो फैक्टर बियास, सिलेक्टिव ग्लोबल एक्सपोजर। तो ग्लोबल एक्सपोजर में भी फंड में रखा जाएगा। तो अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेस साइकिल्स, तो बहुत से बेनिफिट्स हैं। फेवरेबल ओड्स, गेट इन्वेस्टिंग प्रोबेबिलिटीज इन योर फेवर। pragmatic, capitalize on secular as well as cyclical opportunities। तो जैसा कि आपको पता है कि कभी भी रिकवरी आती है मार्केट किसी बिजनेस में और कभी स्लंप आता है, तो वहां पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसी आइडेंटिफाई करके अगर कोई पर्सन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस कंपनी का बिजनेस है जो आने वाले टाइम में अच्छा चलेगा, ये सेक्टर है आने वाले टाइम में अच्छा जा सकता है, और वो बिजनेस है जो भी रिकवरी में जा रहा है और उसमें स्लंप आएगा, तो उस टाइम पर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट वहां पर की जा सकती है। प्लस रिस्क कंट्रोल, अवॉइड इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिजनेस साइकिल के बारे में और फंड के बारे में मैं अच्छे से बता पाया हूंगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, देखिए जो इन्वेस्टर्स रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो रिटर्न चाहते हैं, हाई रिटर्न चाहते हैं, वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बट अगर आप ओवर लॉन्ग टर्म
5 साल से ऊपर का होरिजन अगर आप इन्वेस्टमेंट होरिजन रखते हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और रिटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 3 फंड्स के बारे में, इसी टाइप के फंड्स के अनदर एएमसीज के फंड्स के बारे में मैंने रिटर्न्स के बारे में आपको उस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और जैसा कि रिटर्न्स है जो अप टू 45% की रिटर्न्स है जो बिजनेस साइकिल फंड की कैटेगरी ने डिलीवर की है। तो रिटर्न्स है, काफी अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं। और जैसे कि आपको पता है कि थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड जो होते हैं इनमें रिस्क है काफी हाई होता है, क्योंकि एक स्पेशल थीम को जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक स्पेशल सेक्टर में ही है जो स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करते हैं। तो इसलिए जो प्योर इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक थीम में होती है। तो ऐसे में अगर एक सेक्टर में कभी कभार हो जाता है कि डाउनफॉल आ जाता है तो उस टाइम पे है जो वो काफी आपको थोड़ा नुकसान देके जा सकता है। तो ऐसे में रिस्क भी वहां पर जो ज्यादा होता है और रिटर्न्स भी वहां से आपको अच्छी मिलने की पूरी संभावना होती है। तो अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और 5 साल से ज्यादा का आप अपना इन्वेस्टमेंट होरिजन रखते हैं तो आप इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। बात करूं वहीं पर, अगर फिर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।